हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम बात करेंगे, लास्ट जब हमने डिफेंस को लेकर बातें करी, डिफेंस में किस तरीके से चीज़ें बदली, डीआरडीओ को लेकर बात करी, तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं इंडियन नेवी को लेकर। इंडियन नेवी के पास क्या क्या वेसल्स हैं और कैसे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, उसकी क्या क्या कमांड है। ठीक है, चलो तो इन सब को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इंडियन नेवी के बारे में जो भी आपके लिए एग्जाम के लिए ज़रूरी डिटेल्स है, उन सबको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। राइट, फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखो, अब क्या है, जो हमारे देश की रक्षा करती है, मतलब अगर मान लो हमारे देश की बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ये गुजरात, ये इंडिया इस तरीके से हो गया और ये इस तरीके से। देखो, इससे ऊपर तो लैंड बाउंड्रीज हैं, आपको पता है, इधर ये बांग्लादेश आ गया, ठीक है, इधर। तो इस ये सारी जो है लैंड बाउंड्रीज हो गई। तो ये जो बाउंड्रीज है, जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बाउंड्रीज हैं, अब ये क्या है, वाटर बाउंड्रीज। ठीक है, अब इनकी भी प्रोटेक्शन जरूरी है ना। अगर जब तक, अब जैसे अब हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, आपको पता हो तो, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। अब तीनों की जरूरत क्यों पड़ी, एक एक करके मैं बताता हूँ, फिर नेवी की बात करते हैं। देखो, अब पहले क्या था, पहले जो लड़ाइयाँ होती थी, पहले लड़ाइयाँ होती थी ग्राउंड से। तो धरती, आपने अगर पानीपत का युद्ध और इस तरीके की इतिहास में लड़ाई देखी हो, तो जमीन पे युद्ध होते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग जो है पानी से आने लगे और पानी से जो है बड़े बड़े जहाज बनाकर अटैक करने लगे। फिर हवाई जहाज बने, हवाई जहाज के साथ साथ बने, तो हवाई जहाज में क्या थे, अटैकिंग हवाई जहाज भी बने, जिनसे अटैक किया जा रहा था। तो इस तरीके से जो है ये चेंजेस देखने के लिए मिले वॉरफेयर में, तो और हमें ज़रूरतें महसूस होने लगी। तो अब उसके लिए क्या हुआ, एक पेरेंटल बॉडी बनी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनी, ये क्या है, हमारा रक्षा मंत्रालय। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर क्या क्या आया, अभी मैं, डीआरडीओ भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आता है, अंदर आता है, लेकिन हम अभी बात करेंगे फोर्सेस की। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर मेनली जो होती है आपकी चार फोर्सेस होती हैं। पहली होती है आपकी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। दूसरी होती है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। तीसरी होती है इंडियन नेवी। और जो पांच चौथी होती है वो होती है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना। और ये हो जाएगी हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इनके काम क्या होते हैं, देखो, जो लैंड बाउंड्रीज की प्रोटेक्शन करती है वो है भारतीय सेना। जो एयर एयर को प्रोटेक्शन करती है, जो इंडिया का जो एयर स्पेस है ना, उसको प्रोटेक्ट करती है, वो है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन नेवी, वाटर बाउंड्रीज। और इंडियन जो कोस्ट गार्ड है, ये है पेट्रोलिंग पुलिस, है ना, पेट्रोलिंग करती है ना। जैसे नेवी जो है वो काफी डीप अंदर जाके करती है, तो लेकिन जो किसी तरीके के स्मगलिंग को रोकना, किसी तरीके की घुसपैठ को रोकना, इंट्रूडर्स को रोकना, ये सारा काम किसका होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड का। ठीक है, तो इन सब में अगर हम बात करें, ऑफिसर्स की शुरुआत कहाँ से होती है, इसमें होती है लेफ्टिनेंट से, और कहाँ तक जाते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल रैंक तक। इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर से, और कहाँ तक जाते हैं, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। इंडियन नेवी में कहाँ से शुरुआत होती है, सब लेफ्टिनेंट से, और कहाँ तक जाते हैं, एडमिरल तक। इंडियन कोस्ट गार्ड में कहाँ से एक ऑफिसर की शुरुआत होती है, असिस्टेंट कमांडेंट से, और कहाँ तक जाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड, डीजी। ठीक है, तो ये सारा जो है, आपको मैंने एक विवरण दे दिया, एक डिफेंस सर्विसेज का हमारा क्या है। अब मैं बात करता हूँ इंडियन नेवी की। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, इंडियन नेवी को बात करने वाले हैं, इंडियन
नेवी। अब देखो, इंडियन नेवी किस तरीके से काम करती है, पहले हम अपना जो है भारत का नक्शा बनाएंगे। यह है हमारा प्यारा भारत। ठीक है। तो अ, ठीक है, एक मिनट रुको। सबसे पहले इनके मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा ये वेसल्स ये सब क्या होते हैं। ठीक है, रैंक स्ट्रक्चर आपको मैं बाद में लिखवा दूंगा, पहले अभी हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से जो है इंडियन जो है नेवी काम करती है। इसका कहाँ पर है हेडक्वार्टर और क्या क्या इसके कमांड है। देखो, मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, मुख्यालय की बात करूं, तो यह है इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। यह है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंडियन नेवी का? न्यू दिल्ली में। अब न्यू दिल्ली के बाद ये कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है, तो आपको ऑपरेशंस तो मैंने बता दिया, जो जो आपकी कोस्टल लाइंस हैं उन सभी कोस्टल लाइंस में ये ऑपरेट करेगी। तो इसके छोटे छोटे जो है क्या बनेंगे, नेवल बेस बने रहेंगे, उनको बोलते हैं इंडियन आईएनएस करके। ठीक है, तो जहाँ पर इनकी जो है शिप ये सब होती है, राइट। लेकिन अब उसके साथ साथ इसकी कुछ होती है कमांड्स, है ना। कमांड भी देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है इंडियन नेवी का, और ये सब भी देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इसकी कमांड क्या होती है। देखो, इसकी जो ऑपरेशनल कमांड्स हैं, ऑपरेशनल कमांड है, 3 ऑपरेशनल कमांड है। ऑपरेशनल कमांड, इंडियन नेवी की 3 ऑपरेशनल कमांड है, और मैं बता देता हूँ। एक होगी यहाँ पर, इसका आपको नाम बताना है। एक होगी यहाँ पर, एक होगी यहाँ पर। ठीक है। अब डायरेक्शन देखिए, अगर ये आपकी नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है। ये कौन सी जगह है? ये है विशाखापट्टनम। कौन सी जगह है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और ये कौन सी है? यह है ईस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड। तो जितना भी ये जो ईस्टर्न साइड है, जो इंडिया का ईस्टर्न साइड का वाटर बॉर्डर है, उसको यहाँ से कमांड किया जाता है, विशाखापट्टनम से। ठीक है। ये क्या है? ये है कोची। कोची कहाँ पर है? केरला। और ये है हमारी साउदर्न नेवल कमांड। तो ये है आपकी साउदर्न नेवल कमांड। और ये क्या है आपकी? वेस्टर्न। यह है मुंबई। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र। और ये कौन सी है? वेस्टर्न नेवल कमांड। तो ये इनकी 3 ऑपरेशनल कमांड हो गई, इनको अच्छे से लिखिएगा। इनको हेड किसके द्वारा किया जाता है? जैसे इंडियन नेवी को तो जो हेड करता है वो तो है हमारा एडमिरल। एडमिरल। और अभी करंट के जो एडमिरल हैं उनका नाम बताइए क्या है? अभी जो एडमिरल है, अगर आपको नाम पता है तो जल्दी बताइए क्या है। बताइए जल्दी, क्या नाम है एडमिरल का? अब आप इतना नाम सोचिए, मैं और ये बताता हूँ। और ये जो 3 ऑपरेशंस कमांड है आपकी, ठीक है, इनको हेड किसके द्वारा करा जाता है? वाइस एडमिरल के द्वारा। वाइस एडमिरल के द्वारा। जो जैसे आर्मी का जनरल हो गए, है ना, जैसे अभी आर्मी के जनरल कौन है? मनोज पांडे। ठीक है। तो इसके जो जनरल है एडमिरल आर हरि कुमार। क्या है? आर हरि कुमार। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग एडमिरल हो गए। तो ये इसका हो गया। फिर इसके बाद इनके नेवल बेस होते हैं, ये सब होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडियन जो नेवी है उसके पास क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स कौन से हैं, क्या है, किस तरीके से काम करती है। ठीक है। ऑपरेशन फ्लीट। देखो, साइंस एंड टेक में तो ये हमें सब पढ़ना पड़ेगा। जैसे इंडियन नेवी के पास 2 क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत।
एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है। 6 लैंडिंग शिप टैंक। 8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। 12 destroyers। 12 frigates। 8 कॉर्वेट्स। इनके आप नाम डालिए, इनको आपको दिख जाएगा कि इनकी जो है जो है पिक्चर कैसी आती है। एक न्यूक्लियर सबमरीन, कौन सी है? अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब है कि ये जो है न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है। और 110 इसके पेट्रोल वेसल्स हैं, ठीक है। ये सब इसका जो है ये इनके बारे में है। और किस किस युद्ध में जो है शामिल हुए वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब आप देख लेते हैं रैंक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। रैंक स्ट्रक्चर, रैंक स्ट्रक्चर इंडियन नेवी का। देखो, सबसे पहले जो होता है, यहाँ से अगर हम नीचे से शुरुआत करें, सबसे पहले होता है इसमें सब ल्यूटिनेंट। सब ल्यूटिनेंट। अगर आप 12th में हैं तो एनडीए का एग्जाम देंगे। 3 साल का एनडीए, 1 साल की इंडियन नेवल जो है क्या अकेडमी में ट्रेनिंग, और आप बन जाएंगे सब लेफ्टिनेंट इंडियन नेवी में। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप डायरेक्ट एंट्री से भी जा सकते हैं इंडियन नेवी का शॉर्ट सर्विस कमीशन, और सीडीएस एंट्री से भी जा सकते हैं परमानेंट कमीशन के लिए, तो आप बनेंगे सब लेफ्टिनेंट। 2 साल तक आप सब लेफ्टिनेंट के बाद आपका प्रमोशन होगा ल्यूटिनेंट में। हिंदी में लेफ्टिनेंट, इंग्लिश में ल्यूटिनेंट। ल्यूटिनेंट। फिर इसके बाद बनते हैं आप कमांडर। ल्यूटिनेंट कमांडर, नॉट कमांडर, ल्यूटिनेंट कमांडर। ल्यूटिनेंट कमांडर। फिर आप बनते हैं कमांडर। फिर आप बनेंगे कैप्टन। अब यहां से स्टार रैंक ऑफिसर शुरू हो जाते हैं। स्टार रैंक ऑफिसर, इनके आगे स्टार लग जाता है। स्टार रैंक ऑफिसर कौन से हैं? स्टार रैंक ऑफिसर में कमांडो, कमांडो, रेयर एडमिरल, वाइस एडमिरल, फिर आता है एडमिरल, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस है, और ये 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो एक ऑनरी रैंक होती है, ऑनरी, जैसे आपको पता होगा फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ। सैम मानेक शॉ को जो फील्ड मार्शल की रैंक थी वो आर्मी की ऑनरी रैंक होती है, सबसे जो है सम्मान के तौर पे दी जाती है। अब ऐसे ही इसमें जो सम्मान के तौर पे जो ऑनरी रैंक दी जाती है वो होती है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो ये रैंक स्ट्रक्चर है इसका, याद रखिएगा। तो ये सारे कौन है? कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है। जब आप एनडीए या सीडीएस का एग्जाम देते हैं, और एनडीए से 4 साल की ट्रेनिंग और सीडीएस से 1.5 साल की ट्रेनिंग जब आप करते हैं, तब आप एक कमीशन्ड ऑफिसर बनते हैं इंडियन किसमें? इंडियन नेवी के अंदर, ठीक है। तो ये सारे क्या है? कमीशन्ड रैंक्स हैं, कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं। तो ये है हमारी कमीशन्ड रैंक्स। अब नॉन कमीशन्ड कौन सी है? जो मान लीजिए सिपाही के तौर पर भर्ती होते हैं, तो जैसे हम फौज में कह देते हैं सिपाही, हवलदार, इस तरीके से। तो जो नेवी में होती है सबसे जूनियर रैंक, वो होती है सीमेन टू, सीमेन टू, सीमेन वन, लीडिंग सीमेन, पैटी ऑफिसर, ठीक है। ये सारी की सारी
एनसी नॉन कमीशन रैंक्स है, नॉन कमीशन रैंक्स। अब आती है जूनियर कमीशन रैंक, जूनियर कमीशन रैंक। ठीक है, ये कौन सी है? इसमें आएगी चीफ पेटी ऑफिसर, ये इसी के ऊपर है, ये प्रमोशन यही मिलेगा, चीफ पेटी ऑफिसर। मास्टर पेटी ऑफिसर, ओके। तो यहाँ से चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, मास्टर पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास, ये इसके हो गया रैंक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको रैंक स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया। फिर आपको मैंने लोकेशन बता दी है, हेडक्वार्टर बता दिए। अब इंडियन नेवल अकेडमी में इसकी ट्रेनिंग होती है कहाँ पर? आजीमाला, जो है कहाँ पर है ये? आजीमाला, आजीमाला है आपका केरला में। ठीक, अब क्या क्या है इनके पास, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इनके इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्या क्या है, शिप्स और इसकी। ठीक, अब हम सबसे पहले बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन इंडिया। तो इंडियन नेवी के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इनको लेकर अब हम बात करते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर। सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है और इसकी क्यों जरूरत होने लगी, क्यों जरूरत महसूस होने लगी? देखो, आपको पता है कि जब कोई हवाई जहाज उड़ता है तो उसके लिए एक स्ट्रिप बनाई जाती है। ठीक है, जिसको आप बोलते हो रनवे। रनवे पे यहाँ से ये लैंड करेगा और यहीं पर क्या करेगा, टेक ऑफ करेगा। तो यहीं से उड़ेगा और यहीं उतरेगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप समुद्र में होते हो और आपको बहुत सारे जो है पानी के जहाजों ने घेरा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर आप ऊपर से अटैक करेंगे, हवाई अटैक करेंगे, तो आप जो बड़े बड़े जहाज हैं उनको आसानी से टारगेट कर सकते हैं समुद्र में रहने की वजह या उसके कंपैरिजन में। तो फिर ज़रूरत महसूस हुई कि अब हमें देखा गया कि पानी के अंदर बहुत फ़ोर्स है, वो बहुत भारी से भारी चीज़ों को सँभाल लेता है। आपने टाइटैनिक को देखा होगा और बड़े-बड़े जहाज़ों को देखा होगा। तो वहाँ से निर्माण कार्य शुरू हुआ कि हम भी ऐसा कुछ बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, जिसके ऊपर जहाज़ उड़ सकें और लैंड कर सकें, है ना? जिससे टेक ऑफ और लैंड कर सकें। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया एयरक्राफ्ट कैरियर से। क्योंकि ये अपने साथ ये 20-22 जहाज और 10-12 हेलीकॉप्टर को लेकर पूरा का पूरा एक शहर की तरह एक देश से यानी हमारे देश से दूसरी जगह जाके वहां हमला कर सकता है, उस करने में सक्षम है। क्योंकि जो विमान होते हैं, जो लड़ाकू विमान होते हैं, उनकी क्षमता होती है कि उनके अंदर ज्यादा ईंधन नहीं भरा जा सकता, क्योंकि उन्हें हथियार भी ले जाने होते हैं। तो इसीलिए वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते। तो वे एयरक्राफ्ट कैरियर पे उनको खड़ा कर दिया जाएगा। फिर वहां से वो उन्हें दूर दिशाओं तक, जहां तक जिसके साथ युद्ध है उस दूरी तक लेके जाएंगे। फिर वहां से वो उसके, जैसे मान लो किसी देश पे अटैक हो रहा है, यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर दिया लाके। अब हम यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर आए अटैक करने, और यहाँ पर अब हमारे एयरक्राफ्ट है, तो यहाँ से ये भी अटैक करेगा और हवाई जहाज उड़ उड़ के भी अटैक करेंगे। तो इस तरीके की जो है प्लानिंग होती है वॉरफेयर में। तो कहा जाता है जिसकी नेवी सबसे ज्यादा बलवान होती है, तो दुनिया में राज उसी का होता है। तो यानी ब्लू वाटर नेवी, अगर आपने देखा हो, सुना हो, तो इसको सर्च करिएगा, व्हाट इज ब्लू वाटर नेवी, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक की जितनी भी जानकारी है जो आपके परीक्षा में पूछी जाएगी, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? An aircraft carrier is a large warship that serves as a sea going air base। तो ये क्या होता है? सी गोइंग, समुद्री हवाई अड्डे की तरह, equipped with a full length flight deck and facilities of carrying, arming, deploying and recovering aircraft। तो एक विमानपुत एक बड़ा युद्धपोत होता है जो एक समुद्री हवाई अड्डे के रूप में कार्य करता है, जिसमें पूरी लंबाई का उड़ान डेक और विमान को ले जाने की, शस्त्र धारित करने, तैनात करने और पुनः प्राप्त करने की सुविधाएं होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडिया के पास कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आता है आईएनएस विक्रांत।
ठीक है। आईएनएस विक्रांत क्या है, आईएनएस विक्रांत के बारे में जो कोई जानकारी है वो और हम बात करते हैं। देखो, जो आईएनएस विक्रांत है वो कब बना और उसकी हमें क्या जरूरत हुई। तो जो आईएनएस विक्रांत था, द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर टू सर्व द इंडियन नेवी वाज आईएनएस विक्रांत। तो जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था इंडियन नेवी का वो आईएनएस विक्रांत था। इंडक्टेड इन 1961, 1961 में उसको इंडक्ट करा गया। यानी भारतीय नौसेना की सेवा में पहला विमानपोत आईएनएस विक्रांत था जिसे 1961 में शामिल किया गया। It was a majestic class aircraft carrier of the Indian Navy and was decommissioned in 1997. यह भारतीय नौसेना का एक मैजेस्टिक क्लास विमानपोत था और इसे 1997 में, कब, 1997 में इसको डीकमीशन कर दिया गया। यानी 1961 में ये लेके आए और 1997 में इसको डीकमीशन कर दिया। लगभग इसने 35 साल जो है अपनी सेवा दी नौसेना में। ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा आता है वो था आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य क्या है, ठीक है। तो आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में जानते हैं। तो आईएनएस विक्रमादित्य जो है वो हमने जो है एक संशोधित कीव वर्गीय केव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो जो भी केव क्लास होते हैं ना वो रशिया से लिए जाते हैं। एंड फ्लैगशिप ऑफ द इंडियन नेवी विच एंटर्ड इनटू सर्विस इन 2013। और ये कब आया भारत के अंदर, ये 2013 में भारत के अंदर आया। ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड कब करा गया था, 20 जनवरी 2004। और ये कंप्लीट कब हुआ, 19 अप्रैल 2012। और ये भारत कब आया, 13 जनवरी जो है भारत में जब कमीशन हुआ 16 नवंबर। क्या डेट थी, 16 नवंबर। कब, 2013। ठीक है। सर्विस में कब से, ये 14 जून 2014। ठीक है। तो ये है इसका जो है हमारा, ये रशिया और हमने किसकी मदद से बनाया, रशिया और रशिया की मदद से। ठीक है। अब दोबारा देखो, आओ दोबारा, आईएनएस विराट। आईएनएस विराट और उसके बाद मैं बता, एक और है हमारा आईएनएस विक्रांत की एक और कहानी सुनिए। पहले आईएनएस विक्रांत को दोबारा जान समझते हैं। ठीक है। तो अब आपने देख लिया था कि आईएनएस विक्रांत जो है वो हमने 1961 में लिया। ठीक है। उसके बाद जो है इसको हमने क्या करा, डीकमीशन कर दिया 1997 में। फिर दोबारा हमने विक्रांत बनाया, आईएनएस विक्रांत हमने दोबारा बनाया। ठीक है। और ये इंडिजीनियसली बिल्ड हुआ, किसने बनाया, कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड एलटीडी। ठीक है। ऑर्डर कब करा गया था ये खैर इतना ज़रूरी नहीं है, बस ये देख लो, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया और इसको 2022 में एक्वायर्ड करा गया। और कमीशन किसने करा गया, अभी ये रिसेंटली कमीशन हुआ है, कमीशन हुआ है ये 2 सितंबर। आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर गए थे और इसको जो है नौसेना को सौंपा था। ठीक है। तो 2 सितंबर को इसने कमीशन करा और कब बना, जो है ये बना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो अभी हमारे पास क्या है, आईएनएस विक्रांत और दूसरा अभी हमारे पास क्या है, आईएनएस विक्रमादित्य। तो टोटल एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हमारे पास, 2, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है। चलिए अब आते हैं आईएनएस विराट। आईएनएस विराट क्या है, इट वाज अ सेंटुरर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर एंड बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग कैरियर इन द वर्ल्ड। तो ये सेंटुरर क्लास जो है एयरक्राफ्ट कैरियर था और ये सबसे लंबा सेवा तक सेवा करने वाला पोत बना। आईएनएस विराट कमीशन इन 1959। तो ये 1959 को कमीशन हुआ एज द रॉयल नेवीज एचएमएस। तो रॉयल नेवी एचएमएस हरमीन्स के रूप में ये कमीशन किया गया था। वॉज ट्रांसफर टू इंडिया 1987। और इंडिया को कब ये सौंपा गया था, 1987 में। और इस पुत को जो है सेवा मुक्त कब करा गया था, 2017। देख रहे हो इतने लंबे समय तक ये जो है सेवा में रहा। ठीक है। अब आईएनएस विक्रांत, इसके लिए मैंने आपको बताया जो अभी हमने 2022 में लिया कि ये जो है फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये अब बन चुका है, ये लगभग बन चुका है।
तो ये 2022 में हमने इसको क्या कर लिया है, 2 सितंबर 2022 में हमने इसको कमीशन कर लिया है, किसके अंदर, अपनी नौसेना के अंदर, राइट, 2 सितंबर 2022 में। अब आता है अरिहंत। अरिहंत क्या है, ठीक है, अरिहंत को समझ लीजिए। अब मैंने आपको बताया था सबमरीन। देखो सबमरीन किसी भी देश के लिए ना सबसे मुख्यतः काम करती हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, सबमरीन क्यों इतना काम करती हैं, क्या उसके पीछे का रीजन है। देखो सबमरीन में क्या है, सबमरीन चुप होती हैं, ये पानी की बहुत गहराइयों तक जाके जो है कार्य करती हैं। जैसे ऊपर अगर यहाँ पर मान लीजिए, अब सबमरीन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे काम करती है। ये सी सरफेस हो गया, ठीक है, इसके डीप अंदर जाकर यहाँ पर कोई सबमरीन है, ठीक है, ये कोई सबमरीन है, ठीक। ऊपर कोई सैटेलाइट है, उपग्रह है, क्या इस सैटेलाइट से कुछ पता लग सकता है, कोई शिप जा रहा है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा शिप जा रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये जो सबमरीन होती हैं सबसे घातक जो है, अगर पनडुब्बियां अगर कोई अटैक करती है वो ये सबमरीन नहीं करती हैं, ठीक है। अब सबमरीन दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है डीजल, और होती है डीजल पावर्ड सबमरीन, और एक होती है न्यूक्लियर सबमरीन। डीजल पावर सबमरीन क्या होते हैं, अब आपको देखा होगा डीजल इंजन जो चलता है उसको चलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर आपने इंजन के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो उसको चलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो सबमरीन है ये 3 या 4 दिन में ऊपर आएगी, और इंजन जो है अपना चार्ज अपना चलाएगी, और अपनी बैटरीज, देखो सबमरीन को जो नीचे चलाए रखता है उसके अंदर होती हैं बैटरीज। तो ये जो बैटरीज होती हैं इनको चार्ज किया जाता है, इंजन से जनरेटर ऑन होता है, जनरेटर से बैटरीज चार्ज होती हैं, फिर दोबारा चार्ज करके ये नीचे चली जाती हैं। अगर ये डीजल सबमरीन बार बार ऊपर आई हर थोड़े थोड़े समय के बाद, तो हमें पता चल जाएगा या दुश्मन को पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सी सबमरीन है, क्योंकि सैटेलाइट से दिख जाएगा। आजकल तो इतनी ज्यादा सैटेलाइट है, हर चीज हर एक इंच इंच को देखा जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि अब हम ऐसे एनर्जी चाहिए थी जिसके लिए हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, डीजल या इन सबको रिप्लेस करना था। तो फिर आया न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी को क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उससे पानी गर्म होता है, गर्म पानी से भाप बनती है, और भाप से जो है क्या करता है, टरबाइन चला दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट सेम सबमरीन के अंदर होता है। अब न्यूक्लियर पावर सबमरीन तो महीनों महीनों तक बाहर नहीं आती, उसकी बस एक मजबूरी है, जो उसमें लोग रह रहे होते हैं उनका राशन पानी खत्म हो जाता है, इसलिए उसके लिए वो बाहर आना होता है, वरना ये महीनों तक पानी के नदी में रहेगी, इसको एनर्जी जो है न्यूक्लियर से मिलती रहेगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर जो पावर सबमरीन है वो हमारी कौन सी है, अरिहंत क्लास, अरिहंत, ठीक है। तो ये जो अरिहंत क्लास है ये हमारी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, ठीक। तो ये जो सबमरीन है ये आपकी क्या बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, और ये हमारी सबसे एडवांस सबमरीन में से एक है। फिर उसके बाद कुछ डीजल सबमरीन्स होते हैं, जैसे कलवेरी हो गया, खंडारा हो गया, है ना, और ये सारी जो है हमारी सबमरीन हो गया। अब इन सबमरीन को हंट करने के लिए एक एयरक्राफ्ट भी आता है। एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है P-8I। इसको हम बोलते हैं सबमरीन हंटर। सबमरीन हंटर क्यों, क्योंकि ये ऊपर से डिटेक्ट कर लेता है कि सबमरीन कहाँ पर है, और उसको मिसाइल मार के जो है उसको नष्ट करता है। तो P-8I क्या है, सबमरीन हंटर। देखो हमें हर चीज इसीलिए कहते हैं, अगर सेना को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो हमारे पास हर एक चीज होनी चाहिए, हमारे पास एडवांस सबमरीन होनी चाहिए, और एडवांस P-8I भी होना चाहिए, क्योंकि किसी और देश की सबमरीन आएगी तो हमें उसको भी तो डिटेक्ट करके पता करना है, तो इसीलिए जो है सबमरीन्स का पता होना जो है, हमें पता चलते रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर काफ़ी सारी सर्विस हैं, जैसे सबमरीन है अरिहंत क्लास, मैंने आपको बता दिया ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। उसके बाद जो दूसरी सबमरीन है कलवेरी क्लास की हो गया, इसको हम बोलते हैं स्कॉर्पियन क्लास, कलवेरी क्लास, ठीक है, ये अटैक सबमरीन है।
स्कॉर्पियन क्लास। इसमें क्या है, ऐसे याद रखेंगे, के वी वी वी, कलवेरी, खंडेरी, करंच, वेला, वेला, वगीर, वगशीर। ठीक है। उसके बाद एक है हमारी सिंधु घोष, ये भी अटैक है। सिंधु घोष, ये होमवर्क है। इसको हम बोलते हैं किलो क्लास। किलो क्लास। इसमें सिंधु घोष, सिंधुराज, सिंधुंतरा, सिंधु कीर्ति, सिंधु विजय, सिंधुस्त्रा, ये सारी जो है इसके अंदर हमारी जो है ये सारी सबमरीन आती हैं। ठीक है। तो लगभग ये हमारी पास सबमरीन्स हो गई। ठीक। चलिए, तो ये जो कलवेरी क्लास है ये हमने और फ्रांस के साथ मिलकर बनाई है। ठीक है। तो अरिहंत न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन डेवलप्ड फॉर इंडियन नेवी एज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेवी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी वेसल। तो एटीवी का पार्ट के तहत हमने जो है अरिहंत क्लास को बनाया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट सबमरीन ऑफ क्लास अरिहंत पावर्ड बाय 8 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो इसके अंदर कौन सा रिएक्टर लग रहा है, 8 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर विद हाई इनरिच यूरेनियम एज अ फ्यूल। और इसके अंदर फ्यूल क्या यूज करा जा रहा है, यूरेनियम को हम इसमें एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। अब एक टेक्नोलॉजी आती है सोनार। सोनार के बारे में आपको मैं समझाता हूँ। सोनार जो है ये जो बहुत रेडार वेडार जो होते हैं उस, तो उससे थोड़ा सा अलग काम करता है सोनार। कैसे, देखो इसको बोलते हैं हम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार के बारे में आप थोड़ा सा समझिए किस तरीके से काम करता है। ये शिप में भी होता है, ये सबमरीन में भी होता है। ठीक है। अब मान लो ये शिप है, ये सबमरीन है। ठीक है, ये सबमरीन हो गई। अब क्या होता है कि इन सबमरीन के आगे ना एक सोनार लगा होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। अब ये सोनार डिवाइस क्या करता है, ये यहाँ से जो है अल्ट्रासाउंड्स भेजता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड भेजता है। शिप भी अल्ट्रासाउंड भेजेगा। तो अगर ये अल्ट्रासाउंड गई और मान लो कोई ऑब्स्टिकल है, नीचे कोई पत्थर है उससे टकरा के आ गया, तो यानी शिप को बता देगा कि नीचे कुछ है। सबमरीन के सामने कुछ टकरा के वापस आ गया तो सबमरीन को बता देगा कुछ है। क्योंकि इतने अंधेरे पानी में इनकी जो आंखें होती हैं शिप की, सबमरीन की, तो ये तो रेडार होती हैं। लेकिन यहाँ रेडार तो नहीं काम करता, यहाँ पर क्या काम करता है, सोनार काम करता है। तो सोनार क्या करता है, ये अल्ट्रासाउंड्स भेजता है, उनको डिटेक्ट करता है, उनको पता करके बताता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो सोनार system find uses in detecting the object underwater with the help of ultrasonic sound waves। तो सोनार सिस्टम अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की मदद से पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने में उपयोग होता है। वो दूरी भी बताएगा, जैसे यहाँ से उन्होंने एक जो है सोनार भेजा, अल्ट्रासोनिक गई, कुछ दूरी तय करके वापस आ गई, तो कितने समय में ये वापस आई उसको हम स्पीड इनटू टाइम करके, देखो स्पीड और टाइम, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दूरी कैसे कहें, समय गति गुणा चाल, गति यानी स्पीड इनटू टाइम, उससे आप क्या निकाल लेंगे, दूरी, है ना। तो इस तरीके से पता लगा लेते हैं कितनी दूरी है और बार बार डिटेक्ट कर करके पता करते हैं कि कितने पास आ चुकी है। तो इट इज यूज्ड फॉर ओशियन फ्लोर मैपिंग एंड आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ फिशेस। तो ये महासागर के तल का मानचित्र और मछलियों के स्थान को
पहचानने के लिए भी उपयोग किया जाता है। द सोनार यूनिट सेंड्स एंड रिसीव सिग्नल एंड देन प्रिंट्स द इको ऑन द डिस्प्ले सिंस दिस हैपेंस मेनी टाइम्स पर सेकंड अ कंटिन्यूअस लाइन डाउन अक्रॉस द डिस्प्ले शोइंग द बॉटम सिग्नल। तो ये कैसे काम करता है? सुनाई इकाई सिग्नल भेजती है और प्राप्त करती है, फिर प्रिंट करती है। गूंज को डिस्प्ले पर चूंकि यह कई बार प्रति सेकंड होता है तो निरंतर रेखा डिस्प्ले खींची या चली आती है। ठीक है, तो ये बहुत स्पीड में होता है तो हमें उस टाइम जो है ऑलमोस्ट रियल टाइम लोकेशन बताता रहता है। शोइंग द बॉटम बाय नोइंग द स्पीड ऑफ द साउंड एंड वाटर द टाइम, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? आपको बता सकते हैं डेप्थ, गहराई निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूरी बता सकते हैं। तो हमें सोनार की स्पीड पता है, समय पता है, कितनी देर में टकरा के वापस आ रही है, उससे जो है गहराई और समय का जो है पता लगा सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमारे पास सबमरीन जैसे अगर यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे अब हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमारे पास कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उन्हें आपको बताना है होमवर्क में। ठीक है, और कौन से क्लास के वेसल्स हैं वो आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये पता करिए कि कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं हमारे वेसल्स के ऊपर और किस तरीके से जो है ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक, तो इंडियन नेवी का रैंक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बता दिया, सबमरीन के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद सोनार के बारे में क्या बता दिया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? सबसे पहले इंडियन नेवी, रैंक स्ट्रक्चर, कमांड, ठीक है, और उसके साथ साथ अभी हमने क्या पढ़ा? एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फिर उसके बाद हमने सबमरीन, फिर हमने पढ़ लिया सोनार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। बाकी आप जाएँ तो गूगल कर लीजिए विकिपीडिया पे, आपके एग्ज़ाम रिलेटेड ये इतनी ही जानकारी आपसे जो है माँगी जाती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके देश में हम बात करें अपने देश की सुरक्षा को लेकर अपने देश की सेनाओं को लेकर, तो ये जो मूल जानकारी है इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। बाकी की जो बातें होंगी वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, इनको रिवाइज़ करिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएँगी। तो इस तरीके से आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में हम नेवी की भी बात, एयरफ़ोर्स की बात करेंगे, दूसरी और ज़रूरत की चीज़ों की बात करेंगे जो हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और जो जानकारी है बाकी की और जो अ, अलग विषय हैं उनको लेकर हम आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।